Hello, Assalamu alaikum. Okay, we'll start with writing now. Done? बाकी जो बाहर है जिशान उनको अंदर भेजो. Let's start. और बोर्ड मार कर भी ला दो. अच्छा, आप लोगों में से कोई हाफिज है? हिफ्स किया हुआ? तो इधर आगे आ जाओ. तुम लोग को जरा ज्यादा प्रिविलेज है. इनके तो आखिरत भी फारिग है तो दुनिया भी फारिग है. तुम्हारे तो बेहतर हो. कोई और हाफिज है तो बता दे. कुरान भी सुनाना पड़ना. इधर आ जाओ. चलें भाई यार, एक थोड़ी सी 2-3 आयतें सुन के फिर शुरू कर. डन? लेट्स स्टार्ट. आ जाओ बेटा, पीछे चले जाओ. वहाँ बैठ जाओ. सर, आपको पता है जब शुरू हो गया है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? He is sitting here. It's not your place at all. Okay, let's start. चलें? यार, आप लोगों में से पहला दिन किसका है? Summary as it. Okay. इधर आ जाओ. सुनाओ कुरान. Okay, I will start with 2-3 ayat and then we'll proceed. Done? चलें. Loud. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم. Beautiful. Beautiful. और ये तुम दोनों के लिए ये सीट्स फिक्स्ड है. इधर किसी और ने नहीं बैठना. डन? यही दोनों बैठेंगे. और कोई हाफिज है तो वो पहले बता दे और यहाँ आगे आके बैठ जाए. डन? जैसे आजकल के दौर में होता है ना, जो मतलब अमीर का पुत्र है तो आगे आ जाए, वो वाला सीन नहीं है. कोई इनको भी प्रिविलेज मिलनी चाहिए. ये जो सीटें आगे खाली है वहाँ पे क्यों नहीं बैठे हुए? आगे आ जाओ पुत्र. चेयर्स खाली है, मैं बैठ जाऊँ. इस तरफ भी आ जाए, पीछे ना बैठो. वो पता है. Okay, let's start. Putter, now we'll start with writing and reading. You will get shocked how we do it. जिनका पहला दिन है पुत्र, आपने ये समझना है, it's the first type of essay. पहले तरीक़ाकार सुन लें. मैं एक ऐसे एक्सप्लेन करूँगा. पुत्र इधर तवज्जो कर लो. मैं एक ऐसे एक्सप्लेन करूँगा, फिर पूरा ऐसे लिखवाऊँगा. उसके बाद एक और ऐसे उसी टाइप का एक्सप्लेन करूँगा, फिर वो पूरा लिखवाऊँगा. उसके बाद हम रीडिंग करेंगे. मैं सारा एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसको खुद सॉल्व करूँगा. ऐसी की तैसी कैसे नहीं ठीक होता है. लेट्स स्टार्ट. पुत्र, जिनका शुरू है, आपने ये समझना है, इट्स द फर्स्ट टाइप ऑफ एसे. देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेस. इस वीक में सारी टाइप्स हो जाएंगी.
डन? तो आप लोगों ने गौर से सुनना. टुडे विल गो थ्रू अ 2 स्टेटमेंट एग्री और डिसएग्री ऐसे. डन? कौन सी टाइप करनी है आज? 2 स्टेटमेंट. क्वेश्चन लिखे. इधर देखो बता, हर वो ऐसे जिसके एंड पे लिखा हुआ है डिस्कस बोथ दीज व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन, कौन सी टाइप का ऐसे है? 2 स्टेटमेंट. डन? ओके, हाउ डू वी सॉल्व इट? लिखें. Some people believe that teachers should encourage cooperation among students in the class. Teachers should encourage cooperation among students in the class. पुत्र जिनका शुरू है चुप करके ना बैठना. If you have question, do ask. Done? Teachers should encourage cooperation among students in the class. Done? While others believe that teachers should promote competition. Teachers should promote competition. उसके नीचे लिखें discuss both these views and give your own opinion. समझ आई? इधर देखो बता, 2 बातें दी गई हैं. 2 स्टेटमेंट ऐसे में हमेशा 2 ही बातें दी गई होंगी. मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, हम आज ही ये वाला ऐसे इतना थॉरो करेंगे कि आपको सही समझ आ जाए किस तरह से करना है. इधर देखो बता, उन्होंने क्वेश्चन ये दिया है. कुछ लोग कहते हैं कि टीचर्स को चाहिए कि वो क्लासरूम में कोऑपरेशन प्रमोट करें. कुछ कहते हैं नहीं, क्लासरूम में कंपटीशन प्रमोट करना चाहिए बच्चों के दरमियान आपस में. अब हमने दोनों बातों को डिस्कस करना है और अपनी ओपिनियन एक्सप्लेन करनी है. डन? करेंगे कैसे? पुत्र हमेशा 2 स्टेटमेंट ऐसे में यही लिखा होगा. Some people believe that, सुने जरा, some people believe that a father should take the responsibility of upbringing of a child, while others believe that a mother should do this. Discuss both these views and give your own opinion. Some people believe that government should spend money on roads, while others believe that government should spend money on education. Discuss both these views. मैं हमेशा 2 बातें दी गई होंगी, जब भी तो कहेंगे कि दोनों को डिस्कस करें और अपनी ओपिनियन बताएं. डन? करेंगे कैसे? सुने गौर से. फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रो. पुत्र मुझे कोई फजूल बैठा हुआ नजर ना आए. आई वांट एवरीवन राइटिंग इट. फर्स्ट थिंग इज इंट्रो. सेकंड इज फर्स्ट ओपिनियन. थर्ड इज second opinion. Fourth is your opinion. Fifth one is conclusion. ये इस चीज का स्ट्रक्चर है. इस टाइप का ऐसे का लिख लो, फजूल ना बैठना. फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रो, उसके बाद फर्स्ट ओपिनियन, उसके बाद सेकंड ओपिनियन, आप क्या कहते हो, और कंक्लूजन. राइट? सुन लें ये है क्या. पहले पैराग्राफ में इंट्रो दूंगा. यार इस पूरे ऐसे में 2 बातें दी हुई थी ना. कुछ लोग कहते हैं कोऑपरेशन होना चाहिए बच्चों के क्लास में, कुछ कहते हैं नहीं कंपटीशन होना चाहिए. यही था. यहाँ मैं लिखूंगा वो जो कहते हैं क्लास में कोऑपरेशन होना चाहिए, पहली ओपिनियन. वो जो कहते हैं क्लास में कंपटीशन होना चाहिए, यहाँ लिखूंगा आप क्या कहते हैं. और पता यही क्वेश्चन नहीं था, डिस्कस बोथ दीज व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन. इधर तवज्जो करें सर. It's your best day, don't make it your last. I don't want to see you looking around. ये वो जगह नहीं है. इधर देखें बता, how do we solve it? First paragraph मैंने given introduction.
यहाँ पे मैं लिखूंगा वो जो कहते हैं कि क्लास में कोऑपरेशन होना चाहिए, यहाँ लिखूंगा वो जो कहते हैं क्लास में कंपटीशन होना चाहिए। अब तक टू स्टेटमेंट में जब भी पहली ओपिनियन और दूसरी ओपिनियन दी होती है ना, हमेशा पहली ओपिनियन हम यहाँ डिस्कस करें, दूसरी यहाँ, और नीचे आप क्या कहते हो। क्वेश्चन ही यही था, डिस्कस बोथ दीज व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन। यार वैसे इस ऐसे को लिखना बहुत टफ होता है कि आपने कैसे लिखना है। आपने लिटरली इस पूरे ऐसे में 70 वर्ड्स अपनी तरफ से लिखना है, बाकी सारा कुछ लिखा हुआ। यही होता है ना टू स्टेटमेंट ऐसे। नाउ हाउ डू वी सॉल्व इट। वो जो कहते हैं क्लास में कंपटीशन कोऑपरेशन होना चाहिए, तो वो क्यों कहते हैं? यार जो वीकर स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद हो जाएगी, स्टूडेंट्स दैट आर एकेडमिकली वीक उनकी मदद हो जाती है। और इट्स ट्रू और नो? यही इसका पॉइंट है कि यार अगर क्लास में सारे एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे तो जो वीकर स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद हो जाएगी। अच्छा, अगर क्लास में कंपटीशन हो तो क्या होगा? लोग मेहनत करने पे मजबूर होंगे। जब क्लास में एक दूसरे पे कंपटीशन है तो दे वुड वर्क हार्ड। डन? अब आप क्या कहते हो, कौन सा होना चाहिए, कोऑपरेशन या कंपटीशन? दोनों होने चाहिए। डन? इधर पुत्र अगर ऐसे होता कि फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड और मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो किसकी है? दोनों। डन? समझे? गवर्नमेंट को रोड्स पे पैसे लगाने चाहिए, एजुकेशन पे? दोनों। आप कोई एक भी चूज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डन? अब मैंने पूरा ऐसे इस बेस पे लिखना। पुत्र गौर से सुनना, it becomes 10 times easier for you to write an essay if you understand the crust of it. ये सबसे इजी टाइप होती है और आप लोग दुआ करें कि आपको फाइनल पेपर में टू स्टेटमेंट ही आए। इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट टाइप्स ऑफ एसेज। वैसे अभी जो सैटरडे को पेपर में आया था, इट वाज अ रैंडम एसे, सीधा कॉजेज और सोल्यूशन, बिल्कुल सीधे सीधे। और कॉजेज और सोल्यूशन हम कितनी देर में लिखते हैं? विदिन 10 मिनट्स। और था भी भला किस चीज़ पे? हाँ, कि लोग बाहर जाके नेचर को आजकल नहीं देखते। What are the causes and what solutions would you offer? कितना बच्चों वाला होना था। क्यों नहीं देखते? टाइम नहीं है। डन? या दूसरी क्या वजह हो सकती है? लैक ऑफ फंडिंग। वैसे भी तो नहीं होते ना जाके देखने के लिए। डन? और इसके सोल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट शुड गिव डेज ऑफ टू पीपल और समथिंग लाइक दैट। इतना बच्चों वाला ऐसे था, वो कुड हैव डन इजी। अब इस ऐसे को सुने हमने करना किस तरह से। पुत्र मैं हर पैराग्राफ पहले समझाऊंगा, फिर पूरा पैराग्राफ लिखवाऊंगा ताकि हमें एग्जैक्ट आइडिया भी हो जाए हाउ इज इट डन। लेट्स स्टार्ट। इंट्रो। इंट्रो में क्या क्या चाहिए होता है? जनरल स्टेटमेंट। सेकंड इज rephrase, क्वेश्चन लिख ले, मैं एक्सप्लेन करता हूं। एंड थर्ड थिंग इज पॉइंट। पहले एक जनरल स्टेटमेंट लिखनी है पुत्र, ये लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एक जनरल स्टेटमेंट, एक ऐसी लाइन जो पूरे ऐसे को एक्सप्लेन करे। क्या ये पूरा ऐसे किस चीज के बारे में है? क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में, कि क्लास में टीचर्स को क्या प्रमोट करना चाहिए। मैं एक ऐसी बात लिखूंगा जो पूरे ऐसे को एक्सप्लेन करे। मैं अगर यूँ लिखूं कि वाकई क्लासरूम को मैनेज करना टीचर के लिए एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता, राइट? उसके बाद ये जनरल स्टेटमेंट एग्जैक्टली एक ऐसी लाइन है जो पूरे ऐसे को एक्सप्लेन करे, राइट? उसके बाद रीफ्रेजिंग क्वेश्चन क्या है? जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको अपने वर्ड्स में लिख दें, 7 पॉइंट्स भी लिख दें। तो पता ये वाला एक क्वेश्चन का हिस्सा था ना, सम पीपल बिलीव था क्लास में कोऑपरेशन होना चाहिए। इस बात को मैं अपने वर्ड्स में लिखूंगा और साथ ये वाला पॉइंट भी लिख दूं। डन? उसके बाद जो उसका दूसरा हिस्सा है कि क्लास में कंपटीशन होना चाहिए, उसको भी अपने वर्ड्स में लिखूंगा और साथ पॉइंट भी लिख दूं। डन? और फिर
रेस्ट इज फाइन. इंट्रो एग्जैक्टली यही चाहिए. उर्दू में सुनने में कैसे लिखूंगा? मैं ये लिखूंगा कि क्लासरूम को मैनेज करना एक वाकई बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है किसी भी टीचर के लिए. कुछ लोग कहते हैं क्लास में कंपटीशन होना, कोऑपरेशन होना चाहिए. क्यों? ताकि वीकर स्टूडेंट्स की मदद हो सके. ये पॉइंट नहीं लिखना था पुत्र. इसमें आपकी अपनी इंग्लिश लिटरली वुड बी नॉट यूज्ड एट ऑल. अगर आपकी इंग्लिश पे छोड़ा होता तो आप लोगों में से एक भी पास नहीं था होना. वी डू इट इन अ वे दैट इट्स लॉजिकली डन. जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं आप एग्जैक्टली सब पूरी कर रहे हो. डन. लेट्स स्टार्ट राइटिंग. पहले जनरल स्टेटमेंट. इधर पोते बात सुन ले. कोई हेडिंग नहीं लिखनी, कुछ भी नहीं लिखना. एक पैराग्राफ की सूरत में ये पूरा लिखा जाएगा. डन. लिखे. मैनेजिंग अ क्लास, managing a classroom is often considered as one of the most challenging tasks one of the most challenging tasks for any tutor. TUTOR. जनरल स्टेटमेंट खत्म. अब उसी के आगे लिखना है. इधर देखो पुत्र, अगला पार्ट क्या है? क्वेश्चन को अपने वर्ड्स में लिखना था. क्वेश्चन क्या था? सम पीपल बिलीव दैट. क्या लिखेंगे? It is often argued by some. लिखें, उसी के साथ ही है. It is often, OFTEN, often argued by some that teachers should promote cooperative learning environment. Teachers should promote cooperative learning environment in the class. Teachers should promote cooperative learning environment in the class. Done? In order to help, उसी के साथ ही है. In the class, पॉइंट नहीं लिखना. In order to help academically challenged students. To help academically challenged students. Done? Academically challenged students. बात समझ आई? हमारा पहला पॉइंट वो अपने वर्ड्स में भी लिखा गया और 7 पॉइंट भी लिखा गया. उसके बाद लिखा था while others believe that. तो फुल स्टॉप के बाद लिखे meanwhile comma others argue ARGUE others argue that teachers should encourage competition among students. Encourage competition among students. To promote
sense of hard work, to promote sense of hard work. How simple it is. सीधा उसको अपने वर्ड्स में करके उसके साथ वो जो पॉइंट था उसको लिख दिया. उसके नीचे लिखे this essay will explore. सेम पैराग्राफ है, सेम लाइन है. This essay will explore both sides of the argument. Both sides. This essay will explore both sides of the argument before reaching a logical opinion. Before reaching a logical opinion. अब इधर पता है मजे की बात सुने. ये जो आखिरी 3 लाइनें आपने हमेशा ऐसे ही लिखनी. हमेशा जो इंट्रो जो जनरल स्टेटमेंट थी वो आपने सीधा एग्जैक्टली इसी तरह लिखनी. इट इज ऑफन आर्ग्यूड बाय सम भी इसी तरह ही लिखना. तो मतलब नो मैटर व्हाट द क्वेश्चन इज, इट वुड बी रिटन एग्जैक्टली लाइक दिस एवरी सिंगल टाइम. समझ आई? अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई और क्वेश्चन होता, इधर देखे बता. अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्वेश्चन होता कि nowadays some people believe that computers are beneficial for humanity while others believe that computers have created problems. Discuss for. मैंने इसका इंट्रो पता कैसे लिखना था? अभी आपने देखना है ये एग्जैक्टली वैसे ही लगना. तो कैसे that usefulness of computers is often debated on popular media. जनरल स्टेटमेंट खत्म. उसके बाद क्वेश्चन को अपने वर्ड्स में. It is often argued by some that computer technology has been beneficial for humanity in a way because it has transformed our lives, while others argue that computer technology has created more problems for us, especially in terms of unemployment. This essay will explore both sides of the argument before reaching a logical. तो हर दफा exactly ऐसे ही लिखा जाता. This is probably the only reason why we tend to score very good in writing as compared to anybody else. अब इधर गौर से सुनो. अब मैंने क्या एक्सप्लेन करना? ये वाला और ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन करना है. क्या पॉइंट है? वो जो कहते हैं कि क्लास में कंपटीशन कोऑपरेशन होना चाहिए. क्यों? वीकर स्टूडेंट्स की मदद होगी. ये या कहां शुरू करेंगे? इधर देखो बता. टॉपिक सेंटेंस. सेकेंड इज थर्ड उसका रीजन. फोर्थ वन इज एविडेंस. फिफ्थ वन इज कंक्लूडिंग. जिनका शुरू है डोंट वरी एट ऑल, यू विल गेट एवरीथिंग. रोज हमने इसी तरह ही करना. और पुत्र ये वाली याद नहीं करने, ये आपको याद ना भी करें तो ये खुद ही याद हो जाना. लिखो, लिखे. हमें नहीं ये सारा एक तरह से प्रॉपरली करना है टू मेक श्योर दैट आई अंडरस्टैंड इट. ये है क्या? मैंने ये पहला पॉइंट एक्सप्लेन करना था. ये वाला उर्दू में सुन ले. पता किस तरह लिखूंगा मैं? वो कहूँगा वो लोग जो इस चीज़ के सपोर्टर हैं कि क्लास में कोऑपरेशन होना चाहिए, वो ये कहते हैं कि वीकर स्टूडेंट्स की मदद होगी. और भाई यही बात नहीं थी. डन. उसके बाद उसका रीज़न क्या? वीकर स्टूडेंट की मदद कैसे होती है? जब लोग आपस में आइडियाज शेयर करते हैं तो उनकी मदद नहीं है. फिर उसके नीचे एक एग्जाम्पल दे देंगे. और कंक्लूडिंग लाइन क्या है? इसीलिए क्लास में कोऑपरेशन होना चाहिए. डन. अगले को भी मैं एग्जैक्टली ऐसे ही एक्सप्लेन करके उसके नीचे क्या लिखूंगा? इसलिए क्लास में कंपटीशन होना चाहिए. मेरी ओपिनियन क्या है? दोनों. समझ आई? वो बहुत खूबसूरत लगता है. अब उनको ये नहीं पता कि आपको इसमें से कुछ भी नहीं था पता. वो हमने स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया हुआ कि वो लिटरली लिखा ही हो जाता. डन.
लिखें जरा, अब गौर से सुने एक चीज पुत्र, सबसे इंपॉर्टेंट, connectors, set of words that connects paragraphs of phrases with each other. अगर मैं इसको शुरू करूं कि वो लोग जो इस चीज के हामी हैं, डन, उसको मैं यूं लिखूं कि ऑन द वन हैंड, अगले पैराग्राफ को मैं किससे शुरू करूं, while on the other hand, अपनी ओपिनियन, however, मैं ये कहता हूं। अब एग्जामिनर को नहीं पता कि आपको तो ये पता भी नहीं था कि ये कनेक्ट हो रहे हैं आपस में। हमने लिटरली कनेक्टर्स वगैरह सब कुछ जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है ना फाइनल पेपर की, वो हमने पहले से फिक्स की हुई। इवन कॉमास भी, पंक्चुएशन का एक बैंड होता है, अब वी लिटरली इवन फिक्स्ड कॉमास, इतना इजी होता है। लिखें जरा किस तरह से करना। on the one hand, comma, एक लाइन छोड़ के लिखना, पता चले नया पैराग्राफ। on the one hand, comma, the supporters of the idea, the supporters of the idea that the supporters of the idea that supporters of the idea that teachers should promote cooperation in the class, supporters of the idea that teachers should promote cooperation in the class believe that आगे पॉइंट क्या था, it would help academically weaker students, it would help academically weaker students। सबर कर लें, you know I will repeat it, it would help academically weaker students, done, academically weaker students, weaker is WEAKER। इधर देखो बता, रबस का रीजन क्या है कि जब वो एक दूसरे से आइडियाज शेयर करते हैं तो वो वीकर की हेल्प ही हो रही है। इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो दैट्स ऑल। कहां से शुरू करते हैं, एज, लेकिन एज और पुत्र हर दफा यहीं से करते हैं, इसीलिए इनको पता, हर ऐसे में हमने इसी तरह करना है, तो एज से ही शुरू करना। तो लिखें एज स्टूडेंट्स शेयर आइडियाज विद ईच अदर, एज स्टूडेंट्स शेयर आइडियाज विद ईच अदर, which makes them overcome their academic flaws, 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 done। अब क्या लिखना है, एग्जाम्पल कहां से शुरू करते हैं, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ, डन। तो लिखे टेक एन एग्जाम्पल ऑफ। अब पुत्र मैंने एग्जाम्पल लेनी है, इधर देखें, या तो अपने नॉलेज से देनी है या फिर अपने एक्सपीरियंस से देनी है। अब अपने एक्सपीरियंस से मैं क्या एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि मेरा एक कज़न है, इसी तरह वो एक स्कूल में पढ़ता है, वहाँ पे कोऑपरेशन बहुत होता है, तो वो बड़ा अच्छा पढ़ रहा है। बैड एग्जाम्पल, ugly like anything, done। We will not give an example like this. We'll give an example that nobody ever thought was possible. For example, कोई एक इस तरह, इधर देखो बता, कोई एक फेमस बंदा ले ले,
और कहेंगे उसने किसी कोऑपरेटिव स्कूल में वो पढ़ता था जिसकी वजह से उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ। राइट? आपके कज़न को तो कोई भी नहीं जानता, उसको हर बंदा जानता होना। अगर फॉर एग्जांपल मैं यूँ कहूँ कि मॉर्गन फ्रीमैन एक बड़ा लिटरेरी आदमी है, राइट? या डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, द गाय हु रोट द डिक्शनरी, वो रीडिंग पैसेज में पढ़ा था, वेरी गुड गाय इन यूके। किसी को क्या पता कि वो जिस स्कूल में पढ़ा था वहाँ कोऑपरेशन था? एग्जामिनर को भी नहीं पता। डन? तो लिखें ज़रा, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। मैं स्पेलिंग भी बताता हूँ। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ डॉक्टर DR डॉट सैमुअल, S कैपिटल SAMUEL, Samuel. Dr. Samuel Johnson, J capital JOHNSON. Dr. Samuel Johnson. हाँ, मैंने कहा है DR लिखें, कहा है तो फिर लिख सकते हैं, तो कहा है Doctor, take an example of Dr. Samuel Johnson, comma, a renowned English scholar, यार आप सीधा लिखें an English scholar. If you don't know the spelling, इधर देखें, पता है फाइनल पेपर में भी ये बात काम आएगी. If you don't know the spelling of something, don't write it. Done? हालांकि वैसे रिनोन में कोई ऐसी समझने वाली बात ही नहीं है कि आपका स्पेलिंग ना है. A renowned English scholar, E capital. You're talking about England. A renowned English scholar once attributed his academic success to the cooperative nature of the class during his school years. Cooperative nature of the class during his school years. ये आपके कज़न से बेहतर एग्जाम्पल है कि नहीं? किसी को क्या पता कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ये कभी कहा भी था कि नहीं? They are checking your English, not your general knowledge at all. आप लोग लिखते हैं one of my cousin, यार आपके साथ जो पेपर दे रहा है वो इसी तरह ही लिखता है. Why are we the only ones scoring 7 or more in writing? पूरे लाहौर में आप कहीं बाहर किसी से पूछो ना तो वो सब कहते हैं राइटिंग इम्पॉसिबल है. It is not impossible. हमारे तो here we score, everybody scores good. नहीं देनी, जाओ. हाफिज चाय पीनी? तुम दोनों में से पुत्र इधर देखो. You get extra privileges तो for being real कामयाब. ये रियल कामयाब तुम लोग ही हो. पी लो. खाओगे पियोगे नहीं तो बड़े कैसे होगे? तो उसको दे दो यार, पता पियो. यार की दफा ऑफर हो रही है, फिर नहीं पूछना. वो ले तो रहा है. ये पुत्र असल कामयाब तुम लोग हो, हम लोग तो हमें बस. यार कल हमारे पास एक अंकल आए हुए थे, रियाज साहब, वेरी गुड गाय. उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की. उन्होंने कहा कि आज आप यहाँ पे फ्री कुरान की तालीम शुरू कर देना तो कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं. और अन्य अवाम बाहर जाने के लिए सारी अवाम पागल हुई फिर. लेकिन एक बात है, वहाँ पे इस्लाम आपको रियल नज़र आएगा.
ये हम लोग तो फेक इस्लाम बिकॉज हमें मिला था विरसे में वो वाला, लेकिन उधर आपको रियल नज़र आएगा इंशाअल्लाह। और इन दोनों की सीट पे कोई बैठे ना, ये इधर ही बैठेंगे, चल कोई पूछना हो तो पूछ लें। लेट्स स्टार्ट। यार पुत्र मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, ये चीज़ें मुश्किल नहीं है, आप लोग खुद मुश्किल बना के उनको सर पे इतना हावी कर लेते हो। यार कैन यू इमेजिन वो जो वकास लड़का एंड पे बैठता था उसके स्कोर पता कितना आया? FA किया हुआ था, ही स्कोर्ड 6.5 ईच। और मुझे बुला के पता क्या कहता है, सर मेरी स्पीकिंग बहुत वीक है तो पता नहीं कैसे होगा ये। दिस इज हाउ मच ही स्कोर्ड। और आप लोगों ने ऐसे डिप्रेशन की दुकानें खोली हुई है। पुत्र कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ स्टार्ट बिलीविंग। कंक्लूडिंग लाइन कहाँ से शुरू करते हैं? 10। क्यों भला? चारों टाइप के ऐसे में 10 से ही शुरू करनी है, इसलिए तो लिखें 10 कॉमा, और मैंने लिखना क्या है, इसलिए क्लास में कोऑपरेशन होना चाहिए। तो लिखें 10 कॉमा, टीचर्स शुड इनकरेज 10 कॉमा, टीचर्स शुड इनकरेज cooperation among students, cooperation among students in the class। पुत्र कॉमा के बाद टी कैपिटल नहीं है, समझ आई? यार कॉमा के बाद जो वर्ड होता है वो कैपिटल नहीं होता। टीचर्स शुड इनकरेज कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट्स इन द क्लास। बात खत्म। इधर देखे पुत्र अगला पैराग्राफ, ये लिखो मिनहाज, ये लो। इधर देखे पुत्र अगले पैराग्राफ में मैंने क्या बताना था, ये वाला पॉइंट भला देखे कैसे बता दूं। फर्स्ट थिंग इज टॉपिक सेंटेंस, फिर सेकंड ओपिनियन, फिर रीजन, फिर एविडेंस, फिर सर आपको किसने कहा टेक दैट थिंग ऑफ ऑफ योर माउथ? पुट का सीरियसली, यू एक्चुअली लुक बेटर दिस वे। आई डोंट वांट टू बेयर योर गार्बेजनेस, और ये टेक इट एज एन लास्ट वार्निंग। ये तुम्हारी चूड़ों वाली आकड़ मैं निकाल दूंगा, पहले कह रहा हूं। यार पुत्र आप लोगों में से एक भी बंदा फेल नहीं होना चाहिए, वो आप हम पे छोड़ें, बल्कि आप ट्राई करें फेल होने की। यहाँ पे वी हैव 99% पासिंग, और फेल पता कौन है? अगर आपको 7 ईच चाहिए और आपके किसी में 6.5 है तो वो फेल ही है। और क्या फेल के सींग होते हैं? इधर देखे बता, फिर एग्जैक्टली सेम वे। इसीलिए कहा था कि याद नहीं करना, बिकॉज ये तो चारों टाइप के ऐसे में ऐसे ही करना। अब पता मैं इसको लिखूंगा कैसे, कहां से शुरू करेंगे? while on the other hand। पुत्र लिटरली एग्जामिनर को ये लगता है कि आपको सब कुछ पहले से आता था, जो आप उनकी रिक्वायरमेंट्स फुल कर रहे हो। उनकी एग्जैक्ट यही रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपने ऐसे ऐसे करना। डन। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ब्रिटिश काउंसिल और AEO ने जब भी उनको कोई मॉडल आंसर लिखवाना हो ना, दे आस्क अस। मैं मजाक नहीं कर रहा। So you can imagine, यहाँ से आपको आइडिया नहीं हुआ कि how good we be in terms of writing। अब लिखें while on the other hand, और एक चीज पुत्र सुन लो, एक लाइन छोड़ के अगला पैराग्राफ शुरू होगा। क्यों? पैराग्राफिंग के 2 बैंड्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। लिखें while on the other hand, comma, while on the other hand, comma, the advocates, ADVOCATES, advocates। पुत्र मैं स्पेलिंग इसलिए बता रहा हूं कि आपने ये रटे मारने हैं तो ये ना हो गलत रटे मारे। The advocates of the view
while on the other hand, comma, the advocates of the view that teachers should promote competition in the class. Teachers should promote competition in the class. Believe that it would force F-O-R-C-E, it would force students to work hard. अब क्या लिखना है उसका रीजन क्या है? यार वो मेहनत क्यों शुरू करते हैं? एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए, तो इसी की है उसका रीजन है। तो लिखें एज pupils, PUPILS, स्टूडेंट्स के लिए होता है ना, एज pupils try to excel, surf excel नहीं, try to excel from one another, one another, which is only possible through hard work. Done? Which is only possible through hard work. यार ये जो one another है, I need to check it. I think it's one and another. Well, we'll check. I will check and then let you know. Okay. Next thing is evidence. Evidence क्या होती है? फिर an example. Done? इधर देखो पुत्र, अगर मैं यूं कहूं कि फला यूनिवर्सिटी में कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट की वजह से स्कोर्स बच्चों के ज़्यादा आ रहे हैं, किसी को क्या पता कि फला यूनिवर्सिटी में कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट है कि नहीं? हाँ, वही कंपटीशन है कि नहीं? अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यूं लिखूं कि फॉर इंस्टेंस येल यूनिवर्सिटी, सुने पुत्र लिखना नहीं है, फॉर इंस्टेंस येल यूनिवर्सिटी actually provides competitive environment in the class, and it actually has one of the best academic score in US. Beautiful example or no? किसी को क्या पता कि येल यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा? पुत्र आपके एग्जाम में आपकी इंग्लिश चेक हो रही है, जनरल नॉलेज नहीं। और ये इतनी खूबसूरत एग्जाम्पल लगती है, आपके साथ जो पेपर दे रहे हैं वो पता क्या लिख रहे हैं? My cousin is in Hajwari University and he has a lot of competition and he is doing good. Bad example like crazy. वजह इधर देखो पुत्र, आपका पेपर यहाँ चेक नहीं हो रहा, It's being marked in UK. UK में हजवेरी यूनिवर्सिटी किसी को पता होगी? येल सबको पता। डन? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का सबको पता है यूके में। अगर मैं यहाँ पे भगवान दास लिखता, उसका हमें नहीं पता। इसीलिए we tend to score very good. Why are we the only place where 8 or more in writing is possible? Mainly because of this. और पुत्र आप literally, आप लोगों में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो ये नहीं कर सकता। Start believing it. हम लोग पहले, अभी जब मैं रीडिंग कराऊंगा इसके बाद, मैंने आपको बोला था इस पूरे वीक में रीडिंग बहुत स्लो होनी है। कैसे नहीं ठीक होती? इस वीक में हमारा मेन कंसंट्रेशन किस पे है? रीडिंग पे। लिखे जरा आगे एग्जाम्पल। फॉर इंस्टेंस, यहीं से शुरू करना था ना। फॉर इंस्टेंस कॉमा यूनिवर्सिटी ऑफ बेलफास्ट, यूनिवर्सिटी का यू कैपिटल, बेलफास्ट का बी कैपिटल, BELFAST।
University of Belfast, comma, a leading academic institute in Northern Ireland, Ireland, IRELAND. इधर देखो बता, वाकई बेलफास्ट इज इन नॉर्दर्न आयरलैंड. अब एग्जामिनर को ये नहीं पता था कि आपने तो इसका रटा मारा हुआ. समझ आई? हमने जब भी कोई रिपोर्ट वगैरह लिखनी है तो बेलफास्ट की लिखनी है और वो भी बताना है कि इट्स ए लीडिंग इंस्टीट्यूट इन नॉर्दर्न आयरलैंड. एन मैंने बोला है, नॉर्दर्न का एन कैपिटल और आयरलैंड का आई कैपिटल. इट्स द नेम ऑफ द कंट्री. यूनाइटेड किंगडम में 4 स्टेट्स हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड. इट्स द नेम. सो हाउ कैन यू नॉट राइट इट? वैसे जब हम नॉर्थ लिखते हैं तो वो हम एन स्मॉल लिखते हैं, ये उसका नाम है नॉर्दर्न आयरलैंड. कॉमा वेयर in Northern Ireland, comma, where competition among students is generally encouraged. Competition among students is generally encouraged to promote hard work. कितनी खूबसूरत एग्जाम्पल है. लाइन अगला कंक्लूडिंग लाइन फिर किससे शुरू करनी है? hence comma competition among students can also be extremely beneficial. Competition among students can also be extremely beneficial. Done? Full stop. इधर देखो बता, अगले पैराग्राफ में अब मैंने क्या एक्सप्लेन करना? अपनी ओपिनियन कैसे लिखेंगे? इधर देखो बता, यूं लिखे 4th पैराग्राफ. फिर वही बात है, टॉपिक सेंटेंस, उसके बाद योर ओपिनियन, उसके बाद कुछ खुद लिखने दो. उधर बस सिर्फ अपनी ओपिनियन और रीजन. यहाँ एविडेंस वगैरह क्यों नहीं दिया? बहुत ओवर लगेगा कि इसको हर चीज का पता. अगर फॉर एग्जाम्पल इधर भी हम एग्जाम्पल लिख रहे होते, इट वुड लुक अगली. आपने उनको नेचुरल देखना है. अच्छा, ये भी हमने पहले से ही फिक्स किया हुआ कि नेचुरल कैसे दिखना है. इमेजिन. इसके बाद मैं आपको इसके ऐसे का स्केच लिखवाता हूँ यार, उसको रटा मार लें. हर दफ़ा ऐसे एग्जैक्टली उस स्केच के मुताबिक लिखा जाएगा हमेशा, 99% ऑफ द टाइम. 1% वो आप अगर आप वैसे ही बेहोश हो गए हैं तो इसलिए छोड़ा. डन? यार आपका पेपर कभी भी कैंसिल नहीं होता ब्रिटिश काउंसिल या AEO में, जब तक आप ऐसे गन निकाल के डाज ना करें, फिर कैंसिल हो जाता. अदरवाइज और आप लोगों में से कोई ये करने वाला नहीं है तो नहीं कैंसिल होता. पुत्र आपको फाइनल पेपर में यू शुड बी रेडी फॉर एनीवेयर. डन? आपके साथ लोग ऐसे बैठे होंगे कि उनको समझ नहीं आ रही होगी. दे वुड इवन टीज यू, पूछेंगे कि ये हमें बताएं, ये आपने किसी को मुंह नहीं लगाना, बस जस्ट इग्नोर एवरीवन. अपना काम करें, आपके पास टाइम नहीं है. लेट्स स्टार्ट.
अब किससे शुरू करना है? एक लाइन छोड़ के। बात समझ आई ना? तो कैसे लिखेंगे? however comma I believe that teachers should encourage, however comma I believe that teachers should encourage competition as well as cooperation. Teachers should encourage competition as well as cooperation in the class. In the class. Competition as well as cooperation in the class. बात समझ आई? अब उसका फ़ायदा क्या होगा? रीज़न क्या है उसका? यार उससे वीकर स्टूडेंट की मदद भी हो जाएगी और हार्ड वर्क भी होगा। दोनों उसके पॉइंट से आ गए ना? तो लिखें as this way teachers can get students to work hard, as in this way teachers can get students to work hard and also help academically challenged students. And also help academically challenged students. Also help academically challenged students. Done? ओ भाई ये हमारा पैराग्राफ खत्म। यही रीजन पे ही खत्म करना था ना। लास्ट पैराग्राफ एक लाइन छोड़ के लिखना है और कहाँ से शुरू करना है? टू सम अप। लिखे टू सम अप कॉमा आई बिलीव दैट। टू सम अप कॉमा आई बिलीव दैट To sum up, comma, I believe that in order to develop a perfect class environment, teachers should develop a sense of hard work, and a helping nature in students, helping nature in students, दोनों पॉइंट्स लिखे गए। This can be done कैसे भला? By promoting competition as well as cooperation in the class. This can be done by promoting competition as well as cooperation in the class. We're done? इधर देखें बता। How would we proceed? सर कहाँ जा रहे हैं? Ask. पूछो तो सही। नो जाओ मैं अब चेक तो नहीं कर सकता। Let's start. How would we proceed with writing it? आपने स्केच लिखना है। पुत्र पहले से लिखा हुआ फिर दोबारा लिखें।
ये इतने इम्पोर्टेंट हैं, यू हैव नो आइडिया। और इस स्केच का मतलब पता क्या, आपने हर दफा ये ऐसे ऐसे ही लिखना। यार रीडिंग लेके आओ पुत्र, ये लंबे भाई जिशान से कहो रीडिंग में। आप लोग स्केच लिखें, व्हेन यू वंस यू विल कम समबडी विल हेल्प यू। स्केच क्या है भला? इस ऐसे में वो कौन सी लाइनें हैं जो आपने फिक्स कर लेनी है और हर दफा ऐसे ही लिखना है। तो लिखे, पहले स्केच के ऊपर हेडिंग दे दो, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? वन लाइनर जनरल स्टेटमेंट, वन लाइनर जनरल स्टेटमेंट। तो बता ये देखो, ये एक लाइन की जनरल स्टेटमेंट ही लिखी थी ना, यहां पे इंट्रो से शुरू कर रहे हैं हम। उसके बाद फुल स्टॉप। इट इज ऑफन आर्ग्यूड बाय सम, इट इज ऑफन आर्ग्यूड बाय सम, comma, oh sorry, that it is often argued by some that, आगे लाइन लगा दो, उसके ऊपर क्या लिखना है? रीफ्रेज फर्स्ट पार्ट विद पॉइंट, रीफ्रेज फर्स्ट ओपिनियन विद पॉइंट्स, यूं लिख लें, रीफ्रेज फर्स्ट ओपिनियन विद पॉइंट या फर्स्ट पार्ट विद पॉइंट, एक ही बात। और भाई एग्जैक्टली यही नहीं था किया। उसके बाद फुल स्टॉप। मीनवाइल, इधर देखो ये वाला हो रहा है ना ऐसा, मीनवाइल अदर्स, मीनवाइल कॉमा, अदर्स आर्ग्यू दैट, इधर ले आओ, अदर्स आर्ग्यू दैट, रीफ्रेज सेकेंड ओपिनियन विद पॉइंट, others argue that, rephrase second opinion with the points. Done? जिन लोगों का शुरू है उनको सही समझ आ जाएगी how exactly is it done. उसके बाद पुत्र हम क्या करते हैं? This essay will explore, this essay will explore both sides of the argument. This essay will explore both sides of the argument before reaching a logical opinion. नीचे देखो, even if you are done, नीचे देखें, before reaching a logical opinion. Done? We're done? हमारा फर्स्ट पैराग्राफ खत्म। पुत्र एग्जैक्टली ये नहीं था लिखा, यही लिखा था ना। अब अगला पैराग्राफ लिखें, एक लाइन छोड़ के लिखना है। ऑन द वन हैंड कॉमा, ऑन द वन हैंड कॉमा द सपोर्टर्स ऑफ द आइडिया, ऑन द वन हैंड कॉमा द सपोर्टर्स ऑफ द आइडिया तुम पता, यू नीड टू वर्क ऑन योर राइटिंग। हाफिज साहब, तुम्हारा पता ही नहीं चलता कैपिटल कौन सा वर्ड है और स्मॉल कौन सा। ऑन द वन हैंड कॉमा द सपोर्टर्स ऑफ द आइडिया दैट, आगे क्या लिखेंगे? डैश लगाए और उसके ऊपर क्या लिखना है? फर्स्ट ओपिनियन, यही है। फिर उसके बाद बिलीव दैट, उसके बाद क्या लिखना है? बिलीव दैट, और उसके बाद फिर एक डैश लगा के उसके ऊपर क्या लिखना है? पॉइंट। ये एग्जैक्टली नहीं था किया। डन? उसके बाद रीजन कहां से शुरू करना है? एज। क्यों? हर दफा एज से शुरू करना। तो लिखें एज कॉम, सॉरी एज के बाद कॉमा नहीं होता, एज और वन लाइनर रीजन लिख दें। लिखो आगे, एज वन लाइनर रीजन। कल पता है मैंने किसी भी को खड़ा करके इस टू स्टेटमेंट ऐसे का स्केच सुनना है। पहले मैं बता रहा हूं, इफ यू गेट इट रॉन्ग यू हैव नो आइडिया। डन? इसलिए कह रहा था कि आप कोशिश करके भी फेल नहीं हो सकते। देखें जरा पुत्र, इंशाअल्लाह जब आप पास होंगे ना फिर बताना कि मैं सही कहता था। अभी हमें आइडिया नहीं होता।
इधर देखो पुत्र, एज लिख के वन लाइनर रीजन, उसके बाद किससे शुरू करना? टेक एन एग्जाम्पल ऑफ। सर आप क्या कर रहे हो यार, मुझे इस चीज से चिढ़ हो रही है पुत्र। आपकी सीट लेने के लिए ना बाहर 10 लोग बैठे हैं। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ, यहीं से एग्जाम्पल देते हैं ना। मजे की बात सुने, चारों टाइप के ऐसे में यहीं से एग्जाम्पल देंगे। और आगे वन लाइनर एग्जाम्पल। साकिब टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यू नो। कहां से शुरू करना है? अगला 10 कॉमा, कंक्लूडिंग लाइन कहां से शुरू करनी थी? 10 कॉमा पॉइंट प्रूवन। ये इस पूरे उसमें क्या हम पॉइंट प्रूव कर रहे थे? क्लास में कोऑपरेशन होना चाहिए, यही था। तो इधर हमने क्या लिखा था? 10 कॉमा कोऑपरेशन इन द क्लास इज गुड, पॉइंट प्रूवन, डन। अगला कहां से शुरू करना? while on the other hand comma, while on the other hand comma, while on the other hand comma, the advocates, ADVOCATES, the advocates of the view, while on the other hand comma, the advocates of the view that, और पता क्या लिखना है? सेकेंड ओपिनियन, यही था ना। फिर उसके बाद क्या लिखना है? बिलीव दैट, और क्या लिखना है? पॉइंट। यही एग्जैक्टली यहां तक किया था। उसके बाद क्या लिखना है? रीजन। कितनी लाइनों का? वन लाइनर। कहां से शुरू करना है? एज लिख के वन लाइनर रीजन। उसके बाद एग्जाम्पल कहां से शुरू करनी है? फॉर इंस्टेंस कॉमा, फॉर इंस्टेंस कॉमा, and then you give an example, one liner example. Concluding line कहां से शुरू करनी है? hence comma, लिखो बता इस तरह वेले ना बैठे। hence comma, और now I'm going to give another, I will say point proven। यही करना था ना, यहाँ पे प्रूव करना था पॉइंट। वो डन। समझ आई यार? आपकी इंग्लिश बिल्कुल फारिग तरीन होना, तब भी आप हम पे छोड़े। लिटरली मुझे तो उस बंदे के रिजल्ट्स के बाद ऐसे लगता कि यहाँ पे वटे भी पास होंगे। कसम अल्लाह दी, उसको सीधी लाइनें लिखना नहीं आती। अब एग्जामिनर को नहीं पता कि उसको ऑन द वन हैंड का पता भी नहीं है, लेकिन उसने लिखा हुआ यार, उसने पूरा ऐसे ना लिख के, इमेजिन पूरा ऐसे लिख के लाया हुआ, बड़ा खूबसूरत करके। मुझसे आके पूछता सर ये कर्टेल का मतलब क्या है? मतलब उसे पता नहीं था कि कर्टेल का मतलब क्या है, लेकिन ऐसे बड़ा खूबसूरत लिखा, और वहां वो वर्ड यूज भी किया हुआ, और वो प्यारा भी लग रहा है, लेकिन उसको खुद पता नहीं है कि इसका मतलब क्या। अब एग्जामिनर को ये बात नहीं पता कि उसको इन लफ्जों का पता ही नहीं है जो उसने लिखे हुए। यार इधर मेरी बात सुन लो, 6 हफ्तों में इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती, लेकिन आइल्स क्लियर हो सकता है, और बहुत अच्छी तरह हो सकता है। वंस यू स्टार्ट फिगरिंग थिंग आउट, एक सीक्वेंस में चलें। आपने ये समझना है कि हमें 1 महीना सजा है, लेकिन उसके बाद उसका रिवॉर्ड बहुत हाई है। इट कैन बी परफेक्ट। बहुत से लोग देर इन सिचुएशन वेयर देर अप्लाइंग एंड स्टफ डन। और एक ऑस्ट्रेलिया की भी अच्छी न्यूज़ है, उन्होंने पहले जुलाई का बोला था ना, अब वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ने प्रेशराइज कर करके उसको जनवरी में ओपन करने पे मजबूर कर दिया। हाँ, 1 जनवरी से वो भी ओपन हो रहा है। तो आपकी मेहरबानी को पढ़ लें यार। यू विल बी द फर्स्ट पीपल दैट आर परफेक्टली रेडी फॉर एवरीथिंग, परफेक्टली रेडी। इधर सुने, अगला पैराग्राफ कहां से शुरू करना है यार? पीछे देख के खुद बताएं। हाउ एवर कॉमा आई बिलीव दैट, यही था। हाउ एवर कॉमा आई बिलीव दैट।
उसके बाद फुल स्टॉप। आई बिलीव दैट के आगे क्या लिखना होता है? योर ओपिनियन। उसके बाद फुल स्टॉप और कहां से रीजन शुरू करेंगे? एज लिख के वन लाइनर। डन। लास्ट पैराग्राफ, टू सम अप। टू सम अप, कॉमा, इधर देखो बता, राइट डाउन पॉइंट्स लिखें, राइट डाउन पॉइंट्स एंड ओपिनियन, राइट डाउन पॉइंट्स एंड ओपिनियन। We're done? Write down points and opinion. We're all sorted? Exactly ये करना था। इधर देखो बता, हमारा पूरा ऐसे एग्जैक्ट सेम मोड पे लिखा जाएगा। अब एक ऐसे लिखें जो आपने घर से करके लेके आए, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम फॉर रीडिंग। तो लिखें, सम पीपल बिलीव दैट, some people believe that mobile phones, some people believe that mobile phones are useful for people, are useful for people, while others believe that, mobile phones create problems for people. Mobile phones create problems for people. While others believe that, आपको पता भी है कि मैंने 10 दफा रिपीट करना है, तो why do you have to say? While others believe that mobile phones can create problems for people. Done? उसके नीचे क्या लिखना है? Discuss both these views and give your own opinion. ये हाफिज वो कपड़ा लेके ये साफ करो जल्दी से, जल्दी से। अच्छा, रीडिंग नाउ, इधर आ जाओ, या आपने इधर सिस्टर्स की तरफ डिस्ट्रीब्यूट करो। इधर आ जाए यार, ये जियोलॉजी, ये आपने इस तरफ को डिस्ट्रीब्यूट, इधर आ जाओ उधर, ये पीछे की तरफ डिस्ट्रीब्यूट करो जल्दी से। अच्छा, 2 पैसेजेस हैं रीडिंग के, मैं सारा खुद एक्सप्लेन भी करूंगा, साथ बताऊंगा भी। अगर इन केस आपको समझ ना आए तो यू कैन ऑलवेज आस्क। पुत्र दोबारा ना बोलो, लिटरली मैं कहूंगा नहीं, मत बोलो। डन। 2 पैसेजेस रीडिंग के, आई विल एक्सप्लेन देम। एक गीला करके लेके आओ और उससे फिर साफ करो, वहां बाहर से करके जल्दी से। अच्छा पुत्र, एक चीज सुन लें, रीडिंग में तेरा 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जिनमें से पेपर आना, कभी भी उन क्वेश्चंस से बाहर पेपर नहीं आएगा। समझ आई सबको? गौर से सुनना है। आई विल एक्सप्लेन इट थॉरो, विल वर्क इट आउट, इंशाल्लाह आई थिंक वो बी ऑल सॉर्टेड। डन। सोहेल, तुम लोगों ने 7th के लिए अप्लाई किया? डू इट। किसी को ये नाम मिलाओ पेज, उधर दे दो पुत्र, यार पुत्र उधर आगे वो एंड वालों को भी दे दो, यहीं से दे दो। अपनी तरफ से तुम स्किन टाइट शर्ट तो पा के आगे। यार किसी को नहीं चाहिए तो बता तो नहीं यार। पता, एक और चीज सुन लें, वी डोंट वांट 6, हमारा टारगेट मिनिमम क्या है? 7, 7.5 मिनिमम इंशाल्लाह। यार आप, मेरा आपसे ये वादा है, आप लोग के स्कोर बहुत आला आएंगे। उस नैश का स्कोर देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हर बंदे ने टॉप करना है। यार कसम अल्लाह दी, उसको कुछ भी नहीं आता, और अब वो बाहर जाके लोगों को मशवरे देता है कि ये 2 स्टेटमेंट ऐसे याद कर लें।
कसम अल्लाह दी गोया भी नहीं पता उसको, गोया नहीं आता ये भी नहीं पता। अखीर किस्म का नाश, लेकिन इंशाल्लाह वो जाएगा बाहर और हमें बदनाम करेगा। मैंने उससे कहा है, मैं कहा बाहर जाके बताएं कि मैं भोपाल से आया हूँ, हमारा ना बताना। बहुत प्यारा बच्चा है यार, अल्लाह ताला उसको कामयाब करे, मेहनती आदमी। इंशाल्लाह ऑल ऑफ यू विल डू गुड इंशाल्लाह, सिवाय तुम्हारे ये जो तुम्हारे मुंह पे कुदरती अल्लाह की तरफ से है ना फटकार। एक होता है चलो भाई बहुत प्यारा लड़का है, मैं तंग कर रहा, प्यारा जो हुआ। मैंने लिटरली जिंदगी में गुनाह किए होंगे लेकिन इस रंग की शर्ट नहीं पहनी कभी भी नहीं, इट डजंट सूट। लेट्स स्टार्ट। इधर देखो बता, दोनों पैसेजेस मैं खुद सॉल्व करूंगा, आप लोगों ने चुप करके नहीं बैठना, एक चीज इंपॉर्टेंट लिख लें। टोटल 8 टाइप के क्वेश्चन है रीडिंग में, उनसे बाहर पेपर नहीं आना, रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर, एकेडमिक हो, जीटी हो, जो मर्जी हो, इनसे बाहर पेपर नहीं आना। कौन से क्वेश्चन है लिखें जरा, पुत्र फजूल बातें ना करना। फर्स्ट वन इज लिस्ट ऑफ headings. Second one is which paragraph contains the following information. Third one is matching. Fourth is true false not given. Beta, I said stop talking. Fifth one is multiple choice. Sixth is answer question. Seventh is, eighth is fill in the blanks. जो मर्जी हो जाए रीडिंग में, इनके अलावा और कोई टाइप का क्वेश्चन नहीं है। पुत्र आपने लिखा हुआ है, दोबारा फिर लिखें ताकि यू मेमोराइज इट इन अ वे। सुहेल लिख लिया, दोबारा लिखें। इधर देखो पुत्र, इसके अलावा और कोई टाइप में रीडिंग में और कोई टाइप का क्वेश्चन नहीं है। जब हमें पता है इसके अलावा और कोई टाइप का क्वेश्चन नहीं है तो व्हाट डू वी डू? सबसे बड़ी टिप इन टर्म्स ऑफ रीडिंग इज कि इनमें से कुछ क्वेश्चन सीक्वेंस में हैं और कुछ क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं। ये जो पहले 3 हैं ये सीक्वेंस में नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में। पुत्र लिख ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है रीडिंग की। ये अपने साथ वाले को बुलाना जरा, क्या बोला अभी मैंने? हाँ क्या बोला? क्या कह रहा? पुत्र दोबारा ऐसे ना बैठे, देखो इधर चेयर लेके आओ। तो मैं अगर किसी ने खुशफहमी में डाला हुआ ना कि वी विल नॉट आस्क, यू विल सी, मैं अभी एक एक क्वेश्चन सबसे पूछता भी हूँ, साथ साथ हम इकट्ठे सॉल्व करेंगे। डन? लेकिन पुत्र एक दफ़ा मेरा आपसे ये वादा, आप लोग के रीडिंग में 8.5 होने इंशाल्लाह। मैं मजाक नहीं कर रहा, वी डू इट एग्जैक्टली लाइक दिस। यार वे द ओनली वन जिनके अभी रीडिंग में 9 आए हैं। हमारे कई लोगों के रीडिंग में इस वाले फाइनल पेपर में 9 थे, एंड प्रोबेबली द ओनली वन, नोबडी एल्स स्कोर्ड। सभी कह रहे थे इस दफा बहुत टफ था, मिट्टी टफ था, दे स्कोर्ड गुड। पुत्र अब सीक्वेंस का सुन लें, ये 3 सीक्वेंस में नहीं है, बाकी सारे सीक्वेंस में। यही बोला, सीक्वेंस का मतलब पता क्या होता है? एक तरतीब में होता है। लेट्स टेक फिल इन द ब्लैंक फॉर एग्जांपल। कुछ लिखा होता है एक ब्लैंक, कुछ लिखा होता है एक ब्लैंक, कुछ लिखा होता है एक ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक यही होती है।
सीक्वेंस का मतलब ये है, कौन सा? तो वो कौन सी होती है? वैसे होती कौन सी है? फिल इन द ब्लैंक। पुट कहाँ करने होते हैं? फिल इन द ब्लैंक में। तो वो कौन से होते हैं? और ये मैंने कभी भी नहीं करवाए। We've done it so much, you have no idea. And it is still fill in the blank. इधर देखो पुत्र, ये सारे सीक्वेंस में होते हैं। यही बोला ना कि fill in the blank सीक्वेंस में, ये सारे सीक्वेंस में। सीक्वेंस का ये मतलब है कि ये पहले इसका आंसर आएगा, फिर इसका, फिर इसका। ये कभी भी नहीं होना इसका आंसर इन दोनों से पहले लिखा हो, पॉसिबल ही नहीं है। डन? ये सारे एक तरतीब में आएंगे, पहले इसका आंसर, फिर इसका आंसर, फिर इसका आंसर। लॉजिक हो? अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? हाउ डू वी सॉल्व इट? एक दफा प्रैक्टिकली देख लें। इसका मतलब है पुत्र मल्टीपल चॉइस भी तरतीब में आने, इसका मतलब है आंसर क्वेश्चन भी तरतीब में आने हैं, डायग्राम भी, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, ये सारे तरतीब में आने। यही है पहला पैसेज निकालना। डिपार्टमेंट ऑफ एथनोग्राफी, यही है। इधर देखो पुत्र, आपने ऊपर हेडिंग क्या पढ़ी? डिपार्टमेंट ऑफ एथनोग्राफी। कोई समझ आई? नो, स्ट्रेट अवे गो टू द क्वेश्चन। आपने करना ही हुआ, समझ आई ना? इधर देखो पहला क्वेश्चन क्या है? ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। किस में होते हैं? सीक्वेंस में। पहले का आंसर आएगा तो दूसरे का आएगा। पहला पढ़े क्या लिखा हुआ? The 20th century collection come mainly from mainstream societies such as US and Europe. वो करेक्ट, 20th century की जो कलेक्शन है वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से आती है। अगर तो पता है मेन स्ट्रीम सोसाइटी से आती है तो आंसर क्या है? ट्रू। अगर मेन स्ट्रीम से नहीं आती तो आंसर क्या है? फॉल्स। एनीथिंग इन बिटवीन अस? इधर देखो पुत्र, कौन था ये? It's not funny, I will murder you. Okay, let's start. ये पुत्र वो जगह नहीं है जहां तुम्हें कोई कुछ कहेगा नहीं। I will throw you out. गौर से सुने। अब उसने ये बोला, यार पुत्र आप सबको मसला है ना रीडिंग में, फिर ये बकवास का टाइम है। ट्रू फॉल्स मैंने बोला तरतीब में आने, यही बोला था। जब तक पुत्र क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नहीं आता, 2, 3, 4, 5 का आंसर नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है। समझ आई? तो फिर मुझे सिर्फ पता है कि ये सीक्वेंस में है तो मैं सिर्फ पहला पढ़ लूं। क्या लिखा हुआ है? The 20th century collections come mainly from mainstream societies. 20th century की कलेक्शन सिर्फ मेन स्ट्रीम सोसाइटी से आती है। ट्रू फॉल्स का मतलब पता क्या है? अगर सिर्फ 20th सेंचुरी की जो कलेक्शन है वो मेन स्ट्रीम से आ रही है तो आंसर क्या होगा? ट्रू। अगर स्मॉल स्केल से आ रही है तो फॉल्स। एनीथिंग इन बिटवीन इज नॉट गिवन। यहाँ पे लिखें 20th सेंचुरी कलेक्शन, यहाँ टॉप पे लिखो पुत्र 20th सेंचुरी कलेक्शन। यहाँ लिखे 20th सेंचुरी कलेक्शन। इधर देखो पुत्र, जब तक 20th सेंचुरी कलेक्शन नहीं ना आता, ये पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 2, मैच ईच एग्जिबिशन विद द कलेक्शन टाइप विद व्हिच इट इज एसोसिएटेड इन रीडिंग पैसेज 1। इधर देखो पुत्र, ये लिखे मैं, उन्होंने कहा ये कलेक्शन टाइप से हमने मैच करना है, कौन सी किस को मैच करती है? मैचिंग सीक्वेंस में नहीं होती। इधर देखो पुत्र, मैचिंग सीक्वेंस में नहीं होती। ये वाली पढ़ ले, क्या लिखी मैं? कलेक्शन टाइप्स कौन सी है? आर्टिफैक्ट टाइप, एवोल्यूशन ऑफ सेरेमनी, फील्ड असेंबलेजेस, सोशल एक्सपीरियंस और टेक्निकल सीरीज। यार मैंने आपको इधर देखें, मैचिंग क्वेश्चन पता कैसे करना? जहां इनमें से जो लफ्ज आएगा आपने एक बॉक्स बनाना, समझ आई? उसके आगे इनमें से लिखा हुआ कौन सी है। क्वेश्चन पता क्या है? वो ये कह रहे इंडियन बोलिवियन टेक्सटाइल, इंडियन कॉरिकल्स, एयरपोर्ट आर्ट, आर्किटेक्ट कायक्स, ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं कलेक्शन टाइप में? डन। तो बता एक सिंपल सी बात है, जहाँ इन कलेक्शन टाइप के नाम आएंगे आप एक बॉक्स बना लें, उनके आगे लिखा हुआ है इनमें से एक, जो लिखा होगा हम उसके आगे लिख देंगे ये फलां की टाइप है।
यही है, और ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है रीडिंग का। सर 1 मिनट सब्र कर लेंगे, वंस आई वुड डू इट माई सेल्फ तो वो रिपीट ही होगा। इधर दोबारा सुन लें, ये ऊपर कलेक्शन टाइप्स के नाम लिखे, मैं हमने ये बताना कौन सी किस को फॉल करती है, यही था। तो फॉर एग्जाम्पल अगर जहाँ पे कलेक्शन टाइप का नाम आएगा मैं बॉक्स बनाऊंगा, उसके आगे लिखा हुआ कौन सा करना ही हो, यहाँ टॉप पे लिखें कलेक्शन टाइप्स। उधर इधर देखो, इधर लिखने का मकसद पता क्या है, आपको याद रहेगा। फाइनल पेपर में भी इधर बेशक उर्दू में लिख लें यार, उनको इससे कोई दिलचस्पी नहीं। यहाँ मैंने ऊपर क्या लिखा 20th सेंचुरी और नीचे कलेक्शन टाइप। अब मैं खुद सॉल्व करता हूँ, आपने देखना है हाउ क्विकली इट कैन बी डन। लेट्स स्टार्ट। The Department of Ethnography was created as a separate department within the British Museum in 1946. After 140 years of gradual development from the original Department of Antiques, it is concerned with the people of Africa, the Americas, Asia, the Pacific, and parts of Europe. While this includes complex kingdoms as in Africa and ancient empires such as those of Americas, the primary focus of attention in the 20th century. पुत्र इधर देखें, हमारा क्वेश्चन यही नहीं था 20th century में फोकस किस पे? The primary focus of attention in the 20th century has been on small scale society. तो पीछे क्या लिखा हुआ था? मेन स्ट्रीम सोसाइटीज। तो आंसर क्या है? फॉल्स। इधर पहले के आगे लिखे फॉल्स, समझ आई? इधर देखो बता, उससे अगला पढ़ लें, उससे अगला पढ़ लें। द डिपार्टमेंट ऑफ एथनोग्राफी फोकस मेनली ऑन मॉडर्न सोसाइटी। जो डिपार्टमेंट है एथनोग्राफी का, ये सिर्फ मेनली फोकस किस पे करता है? मॉडर्न सोसाइटीज पे। आगे बढ़ो। Through its collection, the department's specific interest is to document how objects are created and used, and to understand their importance and significance to those who produce them. Such objects can include both the extraordinary and the mundane, the beautiful and the banal. The collection of the Department of Ethnography include approximately 3,000 artifacts, of which about half are the part of present century. इधर देखो बता, वो कह रहा है 300 आर्टिफैक्ट्स है, उनमें से आधे प्रेजेंट सेंचुरी के हैं। पीछे क्वेश्चन में क्या था? फोकस इज मेनली ऑन मॉडर्न सोसाइटी। पुत्र इसका मतलब है बाकी आधे पुरानी सोसाइटी के भी हैं। तो मेनली फोकस मॉडर्न पे तो नहीं है, तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। दूसरा बी फॉल्स। इधर देखो, कहीं पे इनमें से कोई नाम आया? इधर देखे बता, आर्टिफैक्ट टाइप, एवोल्यूशन ऑफ सेरेमनी, फील्ड असेंबलेजेस, सोशल एक्सपीरियंस, टेक्निकल सीरीज, कोई लफ्ज आया? अगला क्वेश्चन पढ़ लें। द डिपार्टमेंट कंसंट्रेट ऑन कलेक्टिंग सिंगल अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेट वैल्यू। जो डिपार्टमेंट है वो कंसंट्रेट किस पे करता है? सिंगल ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करने पे। अगर तो पता है सिंगल ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करने पे कंसंट्रेट करता है तो आंसर इज ट्रू। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को करता है तो फॉल्स। एनीथिंग इन बिटवीन नॉट गिवन। आगे बढ़े। The department has a vital role to play in providing information on non-Western cultures to visitors and scholars. To this end, the collecting emphasis has often been less on individual objects than on group of material. अगर collection emphasis individual objects पे कम है as compared to group of objects. पीछे लिखा हुआ था कि single objects ही collect करते हैं, तो आंसर क्या है? False। तीसरा फिर false, उनमें से कोई नाम नहीं आया। आगे बढ़े। चौथा, ट्रेडिशनल सोसाइटी और द टेक्सटाइल कलेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एथनोग्राफी इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। जो टेक्सटाइल कलेक्शन है डिपार्टमेंट ऑफ एथनोग्राफी की, वो दुनिया की सबसे बड़ी कलेक्शन है। पुत्र इधर देखो, अगर आपको याद नहीं ना रहता, यहाँ टॉप पे लिख ले, यहाँ कहीं नीचे लिख लो टेक्सटाइल कलेक्शन, आपको याद रहेगा। समझ आई? आगे मैं पढ़ता हूँ। Group of materials which allow the display of broad range of society's cultural expressions. Much of the more recent collecting was carried out in the field, sometimes by museum staff working on general anthropological projects in collaboration with a wide variety of national governments.
and other institute. The material collected include great टेक्निकल सीरीज पे बॉक्स बनाना था। वो भाई यही कहा था ना, जहां ये नाम आएगा बॉक्स बनाए जरा। टेक्निकल सीरीज फॉर इंस्टेंस ऑफ टेक्सटाइल्स फ्रॉम बोलिविया। इधर देखो, उधर किधर लिखा हुआ है बोलिवियन टेक्सटाइल? ये है, तो ये टेक्निकल सीरीज है, तो इसके आगे क्या लिखेंगे? TS। इसी तरह ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, कहीं पे आया? इधर देखो, क्वेश्चन ये था जो टेक्सटाइल कलेक्शन ये इसकी है डिपार्टमेंट ऑफ एथनोग्राफी की, ये दुनिया की सबसे बड़ी है। अभी टेक्सटाइल का तो जिक्र आया, लेकिन अभी ये नहीं लिखा हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी है कि नहीं। आगे बढ़े। बोलिविया, ग्वाटेमाला, यार टेक्सटाइल का आगे कहीं जिक्र नहीं है, और यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कलेक्शन है। तो आंसर क्या है? नॉट गिवन। इसके आगे यहाँ पे लिखे नॉट गिवन। यार जिनका शुरू है, अगर आपको 2% भी समझ आ रही है ना तो बहुत है, ये हफ्ते बाद सही आपको क्लियर हो जाता। ये हो गए। इधर देखो बता, अगला पढ़ लें। द ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर हाईली इन्वेंटिव इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ टॉप पे लिखे टेक्नोलॉजी, यहाँ नीचे लिख दो टेक्नोलॉजी। यही था। आगे बढ़े। जनरल ओके, textile from Bolivia, Guatemala, Indonesia and Atius of West Africa, or the artifact types box बनाए। artifact type पे box बनाए, such as boats. The later include the working examples of coracles from India. इधर देखो बता, इंडियन coracle कहाँ लिखा हुआ है? 9, और artifact है तो क्या लिखेंगे? 80। यही है। हाउ इजी इट इज, बिल्कुल सिंपल बॉक्स बना के उसके आगे और पढ़ते हैं। इंडिया, रीड बोट्स फ्रॉम लेक टिटिकाका एंड द एंडस, कायक्स फ्रॉम आर्कटिक। किसका आंसर है? आर्कटिक कायक्स कहाँ लिखा हुआ? 10, और ये भी आर्टिफैक्ट टाइप है, तो 10 के आगे भी क्या लिखना है? 80। यही था। आगे बढ़े। यार कहीं टेक्नोलॉजी आया? ट्रू फॉल्स का भी आंसर नहीं आया। आगे बढ़ो। Kayaks from Arctic and dug out canals from several countries. The field assemblages. क्या करना? बॉक्स बनाए दोबारा। यार एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। मैंने क्या बोला था? ऊपर नाम जो लिखे हुए हैं उनमें से जो आएगा बॉक्स बनाए, उसके आगे जो लिखा हुआ पीछे मैच करें वहां आंसर। फील्ड असेंबलेजेस पे बॉक्स बनाए, आपको अभी समझ आ जाएगी। फील्ड असेंबलेजेस सच एज दोज फ्रॉम सूडान, Madagascar and Yemen include a wide range of material culture representative of one person. This might cover the necessities of life of an African herdsman or Arabian farmer. किसका आंसर है? 11 का। और क्या आंसर है? FA, फील्ड असेंबलेजेस ही है ना। तो आगे बढ़े। Arabian farmer, ritual object or even on occasion, airport art. किसका आंसर है? 9 का। और 9 का भी क्या आंसर है? FA। पुत्र हमेशा मैचिंग ऐसे ही सॉल्व होता, एग्जैक्टली लाइक दिस। आगे बढ़ो। And again, a series of accusation might represent a decade's field work documenting social experience as social experience per box bana, as expressed in variety of clothing and jewelry style, tents and camel droppings of various Middle Eastern countries. किसका आंसर है? 12 का। और क्या आंसर है? SE, social experience। यही है। उत्तर कहीं टेक्नोलॉजी आया? यस नो नॉट गिवन तो तब शुरू होना था जब टेक्नोलॉजी आनी थी। यही था। आगे बढ़ते हैं। मैं इस पैराग्राफ से शुरू करता हूँ। The importance of these accusations extend beyond the object themselves. They come to the museum with documentation of the social extent, ideally including photographic records. Such as acquisitions have multiple purposes. Most significantly, they document for future change.
Most people think of cultures represented in collection in terms of absence of advanced technology. In fact, traditional practices draw on continuing wealth of technological ingenuity. वो कह रहा पुरानी जितनी भी practices थी वो technologically बड़ी advanced थी. पीछे yes no not given में क्या था? Traditional societies are highly inventive in terms of answer is true. समझ आई? लास्ट वाला पढ़ लो. Many small scale societies have survived and adopted in spite of predictions to the contrary. बहुत सी societies ने survive भी किया और आगे वो चली भी, हालांकि बहुत सौ ने सोचा था कि ये ख़त्म हो जाएंगी small scale society. यही है. तो आगे बढ़े यार. बताइए यहाँ से लास्ट से पढ़ो, just to make it easier for you. With the independence of much of Asia and Africa after 1945, it was assumed that economic progress would rapidly lead to the disappearance or assimilation of many small-scale society. यही सोचा गया था, लेकिन पता क्वेश्चन ये है कि उसके बावजूद उन्होंने सर्वाइव किया. अगर तो सर्वाइव किया तो ट्रू, नहीं किया तो फॉल्स. एनीथिंग इन बिटवीन इज नॉट गिवन. आगे बढ़े. Therefore, it was felt the museum should require materials representing people whose art or material culture, ritual or political structures were on the point of irrevocable change. This attitude altered with the realization that marginal communities can survive and adopt in spite of partial integration into notoriously fickle world. Answer is true. We're done. Passage 2. Remarkable beetle. अच्छा पत्थर गौर से सुनना, जिन लोगों का शुरू है वो, बाकी तो पीपल यू ऑलरेडी नो. रिमार्केबल बीटल हमने पढ़ी, पर हेडिंग स्ट्रेट अवे गो टू द क्वेश्चन. वो भाई और तरीका ही नहीं है. इधर देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? ट्रू फॉल्स किस में होते हैं? अभी आपको बोला नहीं था कि ये सारे एक तरतीब में आने. पहला पढ़े क्या लिखा हुआ? बुश फ्लाइज आर इजियर टू कंट्रोल देन बफलो फ्लाइज. अगर बुश फ्लाइज बफलो फ्लाइज से इजीली कंट्रोल होती है तो आंसर क्या है? ट्रू. अगर बफलो फ्लाइज इजीली कंट्रोल होती है तो फॉल्स. एनीथिंग इन बिटवीन इज नॉट गिवन. इधर टॉप पे लिखें बुश फ्लाइज, यहाँ टॉप पे लिखो बुश फ्लाइज. Question number 2. Label the tunnels on diagram below. हमने बताना है कौन सी टनल कौन सी डायग्राम को शो कर रही है. इधर देखे बता, ये बताना है 10 सेंटीमीटर कौन सी खोदती है, 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर. हमने बताना है कौन सी टनल किसके लिए है. ये नीचे से ऊपर चूज करना ना. तो डायग्राम किस में होती है? यही है. वैसे भी अन्य को भी पता है. इधर देखो बता, ये 10 वाली जो होगी उसका आंसर यहाँ लिखना है. 20 सेंटीमीटर कौन सी गड़क होती है और 30 सेंटीमीटर साइड पे लिखा है ना, अप्रोक्सीमेट डेप्थ इन सेंटीमीटर बिलो सर्विस. यही है. तो पुत्र जब तक टनल्स नहीं आती है वाला क्वेश्चन आना, यहाँ टॉप पे लिखे टनल्स. इधर यहाँ टॉप पे लिखे टनल्स. डन. टॉप पे क्या लिखना है? टनल्स. ओ भाई टनल्स आएगा तो ये वाला डायग्राम का क्वेश्चन स्टार्ट होना. क्वेश्चन नंबर 3. फिल इन द ब्लैंक्स किस में होती हैं? सीक्वेंस में. पहला पढ़े, वो कह रहे ये स्पीशीज है. इधर देखो बता, ये स्पीशीज है, ये साइज है, प्रेफर्ड क्लाइमेट है. पहली कौन सी है? फ्रेंच 2.5 सेंटीमीटर कूल क्लाइमेट में होती है और स्पेनिश इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्पीशीज. तो पता जब तक फ्रेंच 2.5 सेंटीमीटर नहीं आता ये वाला क्वेश्चन शुरू होना नहीं. एक लॉजिकल बात है ना. यहाँ टॉप पे लिखें फ्रेंच 2.5 सेंटीमीटर. यहाँ लिखो फ्रेंच 2.5. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. इधर देखो बता, अगर बुश फ्लाइज आर इजियर टू कंट्रोल देन बफलो फ्लाइज तो आंसर क्या है? पहले का आंसर आएगा.
टनल्स आएंगी, क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। फ्रेंच 2.5 आएगा, क्वेश्चन नंबर जो मर्जी पहले आ जाए वो खुद ब खुद सॉल्व होगा। लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। Remarkable beetle. Some of the most remarkable beetles are the dung beetles, which spend most of their lives eating and breeding in dung. More than 4,000 species of these remarkable creatures have evolved and adapted to the world's different climates and the dung of its many animals. Australia's native dung beetles are shrub and woodland dwellers, specializing in coarse marsupial dropping and avoiding the soft cattle dung in which bush flies and buffalo flies breed. पुत्र bush flies और buffalo flies तो आया है, कहीं ये लिखा हुआ है कि bush flies are easier to control? Not given. इधर देखो, पहले का क्या आंसर हो गया? Not given. जब वो बात ही नहीं दी हुई तो आंसर क्या होना? Not given. इधर देखें, अगला पढ़ लें। इधर एक और बात, कहीं फ्रेंच 2.5 सेंटीमीटर आया, वो क्वेश्चन शुरू ही नहीं हुआ। ना ही कहीं टनल्स आया, वो क्वेश्चन भी नहीं शुरू हुआ कि 10 सेंटीमीटर कौन सी है, 30 कौन सी और 20 कौन सी। अगला क्वेश्चन पढ़ लें। 4,000 species of dung beetles were initially brought to Australia by CSIRO. 4,000 स्पीशीज ब्रॉट की गई थी। आगे बढ़े। In the early 1960s, George Bourne Mensa, then a scientist at Australian Government Premier Research Organisation, the Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, suggested that dung beetles should be introduced to Australia to control dung breeding flies. Between 1968 and 1982, CSIRO imported insects from about 50 different species of dung beetle. पीछे क्या लिखा हुआ था? 4,000। तो आंसर क्या है? फॉल्स। क्या लिखेंगे? नो। क्यों? पीछे लिखा हुआ है 4,000 स्पीशीज मंगवाई, इधर क्या लिखा हुआ है? 50 स्पीशीज। अगला पढ़े। Dung beetles were brought to Australia by CSIRO over a 14-year period. अभी नहीं पढ़ा, कह रहा 14 साल में लेके आए थे उसको। इधर देखे बता, बिटवीन 1968 एंड 1982 कितने साल बनते हैं? तो आंसर क्या? यस। कोई कह रहा 12 साल। हर मैथ भी कमजोर है। इधर लिखे ट्रू। चौथा पढ़ लें। एटलीस्ट, अब जिससे मैं पूछूं वो बोले, at least 26 of the introduced species have become established in Australia. कह रहा 26 species at least ऑस्ट्रेलिया में establish हो गई हैं। तो आगे बढ़े। Okay, beetle from Asia, Europe and Africa, aiming to match them to different climatic zones in Australia. Of the 26 species that have known to become successfully integrated into local environment. Answer क्या है? True. आगे जो भी लिखा हो, ओनली वन हैव रीच्ड द नेचुरल बाउंड्री, वो अलग बात है, लेकिन टोटल इंटीग्रेट तो 26 हुई है ना। अगला लास्ट वाला पढ़ लो। इधर देखो बता, ये सारे होने वाले हैं, लास्ट वाला रह गया। कहीं पे टनल्स आई, कहीं फ्रेंच 2.5 आया, वो क्वेश्चन शुरू ही नहीं हुआ। अगला पढ़े। द डंग बीटल कॉज एन इमीडिएट इंप्रूवमेंट टू क्वालिटी ऑफ काउ पास्चर। जो डंग बीटल्स हैं, इनका काउ पास्चर को फौरन फायदा होता है। फौरन फायदा होता है तो आंसर क्या है? ट्रू। अगर कुछ सालों बाद फायदा होता है तो आंसर क्या है? फॉल्स। एनीथिंग इन बिटवीन इज नॉट गिवन। आगे बढ़ो। आगे बढ़े। कहां से पढ़ना है? ओके, इंट्रोड्यूसिंग डंग बीटल्स इनटू अ पास्चर इज अ सिंपल प्रोसेस. Approximately 1,500 beetles are released, handful at a time, into fresh cow pats in cow pasture. The beetles immediately disappear beneath the pats, digging and tunneling, and if they successfully adopt to their new environment, soon become a permanent self-sustaining part of the local ecology. In time, they multiply. Within 3 or 4 years, the benefit to pasture are obvious. 3-4 सालों में पास्चर को बेनिफिट मिलता है, तो आंसर क्या है? फॉल्स. पीछे लिखा हुआ था फॉरन मिलता है, तो आंसर क्या है? फॉल्स.
इधर देखो बता, we're done with this. अब क्या है, 10 सेंटीमीटर कौन सी होती हैं, 20 और 30, और फ्रेंच 2.5. आगे बढ़े. Dung beetles work from inside of the pats so that they are sheltered from predators such as birds and foxes. Most species burrow into soil and bury dung in tunnels directly underneath the pats, which are hollowed out from within. Some large species originating from France excavate tunnel to the depth of approximately, इधर देखो बता, 30 सेंटीमीटर फ्रेंच निकालती हैं. तो किसका आंसर है? सैमन का. इधर सैमन के आगे लिखे फ्रेंच. सबसे गहरी वाली कौन सी है टनल? 30 वाली. तो उसका क्या आंसर होना चाहिए? फ्रेंच. इधर नीचे से चूज किया वर्ड, फ्रेंच नहीं लिखा हुआ. अब ये बताना है 20 कौन से करती हैं और 10 कौन से. आगे बढ़े. These beetles make sausage-shaped brood chambers along the tunnel. Shallowest tunnel belong to much smaller Spanish species. वो कह रहे हैं जो सबसे कम गहरी होती हैं वो स्पेनिश को होती हैं. किसका आंसर है? ये जो 10 सेंटीमीटर वाले के आगे क्या लिखना है? स्पेनिश लिखा हुआ नीचे. हाँ, स्पेनिश. अब 20 सेंटीमीटर कौन सी को होती हैं? आगे बढ़े. That buries dung in chambers that hang like fruit from the branches of pear tree. South African beetles dig narrow tunnels of approximately 20 centimeters. इधर देखे बता, इसका क्या आंसर है? साउथ अफ्रीकन. ये जो 20 सेंटीमीटर. समझ आई? तो पत्थर अगर ये सीक्वेंस में भी होती तो फिर तो ये क्वेश्चन क्या होता? इधर देखो, ये इजी नहीं था. अब अगर तुम इसको सीक्वेंस में भी चाहती हो तो बात ठीक है. ये सीक्वेंस में होते हैं, लेकिन अगर ये सीक्वेंस में हो तो ये तो फिर बच्चों वाला हो. खुद अक्ल इस्तेमाल करें. अगर 20 सेंटीमीटर पहले आए, 30 बाद में, फिर 10 आए, तो फिर वो क्वेश्चन क्या हो? फिर तो ये और ही बच्चों वाला हो जाए. इसीलिए दे पुट. और वैसे भी एक अक्ल की बात है, ये सारे इतने इजी हैं. यूज योर ब्रेन फॉर अ बिट. इधर देखे बता, नेक्स्ट वन. अब किसका आना है? 2.5. फ्रेंच 2.5. अब ऑब्वियस सी बात है, इसी का आंसर आना है ना. तो करेंगे कैसे वो और से सुने. इधर देखो वो कह रहा है स्पीशीज क्या है? फ्रेंच 2.5. क्लाइमेट कौन सा है उसका? कूल. स्पीशीज किसके साथ मिलकर काम करती है? स्पेनिश. लेट स्प्रिंटर और 1 से 2 जनरेशन देती हैं. पुत्र हमने स्पेनिश का बताना है जिसका साइज उससे हाफ है. किस क्लाइमेट में रहती हैं और एक्टिव कब होती हैं और कितनी जनरेशंस देती हैं. यही तो था. तो पढ़ें जरा आगे अगला पैराग्राफ. For maximum dung burial in spring, summer and autumn, farmers require a variety of species with overlapping period of activity. In the cooler environments of state of Victoria, the large French species 2.5 centimeter long, आ गया, is matched with smaller half its size temperate climate Spanish species. इधर देखो बता, तो फिर स्पेनिश का क्लाइमेट कौन सा हुआ? टेम्परेट. इधर किस क्वेश्चन 9 के आगे लिखे टेम्परेट. यही बताना था ना. 9 के आगे क्या लिखना है? टेम्परेट. उससे अगला क्या बताना है? कब एक्टिव होती है और कितनी जनरेशन देती है, ये बताना था. तो आगे बढ़े. The former are slow to recover from winter cold and produce only 1 to 2 generations. ये वो फ्रेंच की बता रहा है. हमने बताना स्पेनिश कितनी जनरेशन देती है और कब एक्टिव होती है. और स्प्रिंग फ्रॉम लेट स्प्रिंग अंटिल ऑटम. द लेटर विच मल्टीप्लाई रैपिडली इन अर्ली स्प्रिंग कितने बच्चे प्रोड्यूस करती हैं? 2 to 5 जनरेशंस एनुअली. तो बता इसका क्या आंसर है? 10 का अर्ली स्प्रिंग और 11 का 2 to 5. अब सिर्फ पता क्या रह गया? साउथ अफ्रीकन बॉल रोलर, उनका क्लाइमेट क्या होता है और किसके साथ मिलके काम करती हैं. परेंद्र और अगला यही है. तो साउथ अफ्रीकन बॉल रोलिंग स्पीशीज हैव अ सब ट्रॉपिकल बीटल. कौन सा क्लाइमेट है? सब ट्रॉपिकल. तो किसके साथ मिलके काम करती हैं? अगली लाइन में
prefers the climate of northern and coastal New South Wales, where it commonly works with South African tunneling species. 12 का क्या आंसर बताया था? सब ट्रॉपिकल, और 13 का साउथ अफ्रीकन टनलिंग स्पीशीज। यही है। अब पता एक मजे की बात सुने, इतना आपको पढ़ना भी नहीं था, जरूरत ही नहीं थी, एंड वर डन। सारे क्वेश्चन ही हो गए। साउथ अफ्रीकन इज वन वर्ड। अक्ल भी इस्तेमाल कर लिया करें, इट्स लाइक अनोइंग। यार इधर मेरी बात सुने, यूर डन। ये वाला एक दफा घर से फिर पढ़ के आए। आपके दो काम हैं, एक टू स्टेटमेंट ऐसे का स्केच याद करके आना और इसको एक दफा पढ़ के आना। पुत्र मैं कल किसी को भी खड़ा करके उससे पूछ लूंगा कि टू स्टेटमेंट का स्केच सुना, वो वाला दरवाजा खोल लो। चेयर पीछे कर ले यार। यू कैन ऑल गो होम। ये बंद कर दो।